हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें आप देखेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत आज हम प्रकरण 4 द्वितीय उत्थान गद्य साहित्य का प्रसार या निर्माण देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि गद्य साहित्य का निर्माण में शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि द्वितीय उत्थान के भीतर गद्य साहित्य का निर्माण इतने परिमाण में, इतने रूपों में हो गया कि हम उसका निरूपण कुछ विभाग करके कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं अब तक जैसे साहित्य में काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं थी, जैसे पाठकों के लिए उतनी उपलब्ध चीज़ें नहीं थी, पर अब क्या हो गया कि गद्य साहित्य के भीतर निर्माण या प्रसार इतना अधिक हो गया कि इसमें परिमाण में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। सुभेते के लिए हम 4 विभाग करते हैं। शुक्ल जी कह रहे हैं कि इसे पढ़ने की दृष्टि से आसानी हो, इसमें हम 4 विभाग कर लेते हैं: नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, निबंध और समालोचना। तो नाटक एक और उपन्यास दूसरा, तीसरा है कहानियाँ और चौथा है निबंध और समालोचना। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाटकों के विषय में। अनुदित नाटक, जैसा कि इसके पहले हमने देखा कि किस प्रकार बंगला नाटकों का अंग्रेजी हिंदी में अनुवाद हो रहा था, तो उसमें हम देखेंगे अनुदित नाटक। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भारतेंदु के पीछे नाटकों की ओर प्रवृत्ति बहुत कम हो गई। नाम लेने योग्य अच्छे मौलिक नाटक बहुत दिनों तक दिखाई न पड़े। अनुवादों की परंपरा अलबत्ता चलती रही। बंग भाषा के अनुवाद बाबू रामकृष्ण वर्मा द्वारा वीर नारी, कृष्ण कुमारी और पद्मावती नाटकों का उल्लेख पहले हो चुका है। संवत 1950 के पीछे गहमर जिला गाजीपुर के बाबू गोपाल राम ने बनबीर, बब्रुवाहन, देश दशा, विद्या विनोद और रविंद्र बाबू के चित्रांगदा का अनुवाद किया। तो किन किन चीज़ों का अनुवाद हुआ है? पद्मावती नाटक के विषय में अब इसके पहले हमने देख लिया। अब आगे रविंद्र बाबू का चित्रांगदा का अनुवाद भी हुआ। आगे है द्वितीय उत्थान के अंतिम भाग में रूप नारायण पांडे ने गिरीश बाबू के पतिव्रता, क्षीरोद प्रसाद विद्या विनोद के खान जहां, रविंद्र बाबू के अचलायतन तथा द्विजेंद्र लाल राय के उस पार, शाहजहां, दुर्गादास, ताराबाई आदि कई नाटकों के अनुवाद प्रस्तुत किए। अनुवादकों की भाषा अच्छी खासी हिंदी है और मूल के भावों को ठीक ठीक व्यक्त करती है। यानी जो नाटक का मूल भाव है, जो बंग भाषा में जो भाव निकल कर आता है, वही जिन्होंने हिंदी में लिखा है उसका भी भाव वही निकल कर आता है। इन नाटकों के संबंध में यह समझ रखना चाहिए कि इनमें बंगवासियों की आवेशशील प्रकृति का आरोप अनेक पात्रों में पाया जाता है, जिससे बहुत से इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों के क्षोभपूर्ण लंबे भाषण उनके अनुरूप नहीं जान पड़ते। प्राचीन ऐतिहासिक आवृत्ति लेकर लिखे हुए नाटकों में उस काल की संस्कृति और परिस्थिति का सम्यक अध्ययन नहीं प्रकट होता, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं। अंग्रेजी के अनुवाद जयपुर के पुरोहित गोपीनाथ यम्मे ने संवत 1950 के कुछ आगे पीछे शेक्सपियर के इन 3 नाटकों के अनुवाद किए। तो गोपीनाथ ने किन 3 नाटकों का अनुवाद किया? रोमियो जूलियट प्रेम लीला के नाम से, एज यू लाइक इट और बेनिस का व्यापारी। उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी के छोटे भाई पंडित मथुरा प्रसाद चौधरी ने संवत 1950 में मैकबेथ का बहुत अच्छा अनुवाद साहसेंद्र साहस के नाम से किया। तो मथुरा प्रसाद चौधरी ने क्या किया? इन्होंने मैकबेथ का अनुवाद साहसेंद्र साहस के नाम से किया। इसके उपरांत संवत 1967 के लगभग हैमलेट का एक अनुवाद जयंत के नाम से निकला, जो वास्तव में मराठी अनुवाद का हिंदी अनुवाद था। हैमलेट जो कि मराठी था, उसका हिंदी अनुवाद था। संस्कृत के अनुवाद संस्कृत के नाटकों के अनुवाद के लिए राय बहादुर लाला सीताराम बीए सदा आदर के साथ स्मरण किए जाएंगे। भारतेंदु की मृत्यु से 2 वर्ष पहले ही उन्होंने संस्कृत काव्यों के अनुवाद में लग्गा लगाया और संवत 1940 में मेघदूत का अनुवाद घनाक्षरी छंदों में प्रकाशित किया। तो सीताराम वीए ने भी स्टार्ट किया अनुवाद करना। इन्होंने क्या किया? काव्यों का अनुवाद किया, जो कि मेघदूत का अनुवाद इन्होंने घनाक्षरी छंदों में किए, याद रखना है आपको। इसके उपरांत वे बराबर किसी न किसी काव्य नाटक का अनुवाद करते रहे। संवत 1944 में उनका नागानंद का अनुवाद निकला। देखिए, पहले उन्होंने किसका किया? मेघदूत का किया, अब नागानंद का।
फिर तो धीरे धीरे उन्होंने मृच्छ कटिक, महावीर चरित, उत्तर रामचरित, मालती माधव, मालविकाग्निमित्र का भी अनुवाद कर डाला। यद्यपि पद्य भाग के अनुवाद में लाला साहेब को ऐसी सफलता नहीं हुई, पर उनकी हिंदी बहुत सीधी साधी, सरल और आडंबर शून्य है। संस्कृत का भाव उसमें इस ढंग से लाया गया है कि कहीं संस्कृतपन या जटिलता नहीं आने पाई है। यानी जो कुछ संस्कृत मिलाया भी गया है उसे समझ लीजिए कि दूध और पानी की भांति मिलाया गया। आगे है, भारतेंदु के समय में वह काशी के क्वींस कॉलेज स्कूल के सेकेंड मास्टर थे, पीछे डिप्टी कलेक्टर हुए और अंत में शांतिपूर्वक प्रयाग में आ रहे, जहां 2 जनवरी 1937 को उनका साकेतवास हुआ। संस्कृत के अनेक पुराण ग्रंथों के अनुवादक, रामचरितमानस, बिहारी सतसई के टीकाकार, सनातन धर्म के प्रसिद्ध व्याख्याता मुरादाबाद के पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने वेणी संहार और अभिज्ञान शाकुंतल के हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत किए। संस्कृत की रत्नावली नाटिका हरिश्चंद्र को बहुत पसंद थी और उसके कुछ अंश का अनुवाद भी उन्होंने किया था, पर पूरा ना कर सके। भारत मित्र के प्रसिद्ध संपादक, हिंदी के बहुत ही सिद्ध हस्तलेखक बाल मुकुंद गुप्त ने उक्त नाटिका का पूरा अनुवाद अत्यंत सफलतापूर्वक किया। तो आप देख रहे हैं कि संस्कृत की जो रत्नावली नाटिका है वो बाबू हरिश्चंद्र को बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए उन्होंने उसका अनुवाद स्टार्ट किया रत्नावली नाटिका का, पर वो पूरा नहीं कर सके और उनका साकेतवास या गोलोकवास हो गया। इसके बाद बाल मुकुंद गुप्त ने उस नाटक को पूरा किया। ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि रत्नावली नाटिका जो कि हरिश्चंद्र के द्वारा पूरी नहीं हो पाई थी, उसे किसने पूरा किया था? तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने। संवत 1970 में पंडित सत्यनारायण कविरत्न ने भवभूति के उत्तर रामचरित का और पीछे मालती माधव का अनुवाद किया। कविरत्न जी के ये दोनों अनुवाद बहुत ही सरस हुए, जिनमें मूल के भावों की रक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया। पद्य अधिकतर ब्रज भाषा के सवैयों में है, जो पढ़ने में बहुत मधुर है। अब क्या कहा जा रहा कि जो भी मालती माधव का अनुवाद हुआ सत्यनारायण के द्वारा, तो उसका जो ब्रज भाषा सवैये में अनुवाद हुआ वो पढ़ने में बहुत मधुर है। इन पद्यों में खटकने वाली केवल 2 बातें कहीं कहीं मिलती हैं। पहली बात तो यह कि ब्रज भाषा साहित्य में स्वीकृत शब्दों के अतिरिक्त वे कुछ स्थलों पर ऐसे शब्द भी लाए हैं जो एक भूभाग तक ही, चाहे वह ब्रज मंडल के अंतर्गत ही क्यों ना हो, परिमित है। यानी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो आम लोगों के भाषा नहीं है, यानी जो आम लोग नहीं यूज करते हैं, नहीं प्रयोग करते हैं। आगे है, अतः काव्य में उसके वे ही शब्द लिए गए हैं जो बहुत दूर तक बोले जाते हैं और थोड़े बहुत सब स्थानों में समझ लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए सिदौसी शब्द लीजिए, जो खास मथुरा वृंदावन में बोला जाता है पर साहित्य में नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि कहीं कहीं श्लोकों का पूरा भाव लाने के प्रयत्न में भाषा दुरूह और अव्यवस्थित हो गई है। यानी पूरा भाव ज्यों का त्यों रहे, श्लोक में भाव ना बदलने पाए, इसके चक्कर में कुछ दुरूह और अव्यवस्थित हो गए हैं ये इनकी जो भाषा है। आगे है मौलिक नाटकों, ये तो रहे अनुदित नाटकों के विषय में। आगे है मौलिक नाटक। मौलिक नाटक के विषय में क्या है कि काशी निवासी पंडित किशोरी लाल गोस्वामी ने प्रथम उत्थान के अंत में 2 नाटक लिखे थे, चौपट चपेट और मयंक मंजरी। इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से प्रथम तो एक प्रहसन था, जिसमें चरित्रहीन और छल कपट से भरी स्त्रियों तथा लुच्चों लफंगों आदि के विभत्स और अश्लील चित्र अंकित किए गए थे। दूसरा 5 अंकों का नाटक था, जो श्रृंगार रस की दृष्टि से संवत 1948 में लिखा गया था। यह भी साहित्य में कोई विशेष स्थान प्राप्त ना कर सका और लोक विस्मृत हो गया। यानी चौपट चपेट के बाद मयंक मंजरी कोई विशेष स्थान नहीं प्राप्त कर सका। हिंदी के विख्यात कवि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रवृत्ति इस द्वितीय उत्थान के आरंभ में नाटक लिखने की ओर भी हुई थी और उन्होंने रुक्मणी परिणय, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, इन्होंने नाटक जो लिखा वो क्या लिखा? रुक्मणी परिणय और प्रद्युम्न विजय व्यायोग। इंपॉर्टेंट है इनके दोनों नाटक। ये दोनों नाटक उपाध्याय जी ने हाथ आजमाने के लिए लिखे, आगे उन्होंने इस ओर कोई प्रयत्न नहीं किया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रद्युम्न विजय व्यायोग और रुक्मणी परिणय ये लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। आगे हम देखते हैं कि शुक्ल जी क्या कहते हैं कि पंडित ज्वाला मिश्र ने संस्कृत नाटकों के अनुवाद के अतिरिक्त सीता वनवास नाम
का एक नाटक भी लिखा था, जिसमें भवभूति के उत्तर रामचरित की कुछ झलक थी। उनके भाई पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र ने 3 अच्छे रूपक लिखे। प्रभास मिलन, ब्रज के नंद यशोदा गोपियों का प्रभास क्षेत्र में वसुदेव कृष्ण बलराम आदि से भेंट होने का मार्मिक प्रसंग लेकर बड़ी सहृदयता के साथ रचा गया। मीराबाई नाटक भक्ति भाव जगाने वाला उत्तम नाटक है। लल्ला बाबू समाज का एक छोटा सा खंड चित्र दिखाने वाला अच्छा प्रहसन है। भारतेंदु का बृहत जीवन चरित्र लिखने वाले बाबू शिवनंदन सहाय का सुदामा नाटक भी उल्लेखनीय है। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिए कि बाबू शिवनंदन सहाय ने क्या लिखा, सुदामा नाटक। और इन्होंने भारतेंदु का जीवन चरित्र भी लिखा था। इन मौलिक रूपकों की सूची देखने से यह लक्षित हो जाता है कि नाटक की कथा वस्तु के लिए लोगों का ध्यान अधिकतर ऐतिहासिक और पौराणिक प्रसंगों की ओर ही गया। वर्तमान सामाजिक और पारिवारिक जीवन के विविधा उलझे हुए पक्षों का सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण करके उनके मार्मिक या अनूठे चित्र खड़ा करने वाली उद्भावना उनमें नहीं पाई जाती। इस द्वितीय उत्थान के बीच कल्पित कथा वस्तु लेकर लिखा जाने वाला बहुत बड़ा मौलिक नाटक कानपुर के प्रसिद्ध राय देवी प्रसाद पूर्ण का चंद्रकला भानु कुमार है, पर वह भी इतिहास के मध्य युग के राजकुमारों और राजकुमारियों का जीवन सामने लाता है। पूर्ण जी ब्रजभाषा के एक बड़े ही सिद्धहस्त कवि थे। अब अध्यापक पूर्ण सिंह की बात हो रही कि वो क्या थे, ब्रजभाषा के बड़े ही सिद्ध कवि थे, साहित्य के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने इस नाटक को शुद्ध साहित्यिक उद्देश्य से ही लिखा था, अभिनय के उद्देश्य से नहीं। वस्तु विन्यास में कुतूहल उत्पन्न करने वाला जो वैचित्र होता है, उसके ना रहने से कम ही लोगों के हाथ में यह नाटक पड़ा। ललित और अलंकृत भाषण के बीच बीच में मधुर पद्य पढ़ने की उत्कंठा रखने वाले पाठकों ही ने अधिकतर इसे पढ़ा। अब आ जाता उपन्यास, जो दूसरी विधा इसमें चर्चा की गई है, जो दूसरा शीर्षक शुक्ल जी ने लिया है उपन्यास। वो उसमें भी हम उपन्यास में भी पहले देखेंगे अनुदित, जैसे हमने नाटकों में देखा, सबसे पहले अनुदित देखा, फिर इसके बाद क्या मौलिक लिखे गए उसके विषय में देखा। तो अब उपन्यास अनुदित हम देखेंगे। इस द्वितीय उत्थान में आलस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा गया, वैसा और किसी वर्ग के हिंदी लेखकों में नहीं। अनुवाद भी खूब हुए और मौलिक उपन्यास भी कुछ दिनों तक धड़ाधड़ निकले। किस प्रकार के यह आगे प्रकट किया जाएगा। पहले अनुवादों की बात खत्म कर देनी चाहिए। शुक्ल जी कह रहे हैं कि पहले हम अनुवादों की बात कर रहे हैं, फिर जो मौलिक उपन्यास धड़ाधड़ निकले उनके विषय में भी बात कर लेंगे। तो अनुवाद संवत 1951 तक बाबू रामकृष्ण वर्मा उर्दू और अंग्रेजी के भी कुछ अनुवाद कर चुके थे, जैसे ठग वृत्तांतमाला, पुलिस वृत्तांतमाला, अकबर और अमला वृत्तांतमाला। चित्तौड़ चातकी का बंग भाषा से अनुवाद उन्होंने संवत 1952 में किया। यह पुस्तक चित्तौड़ के राजवंश की मर्यादा के विरुद्ध समझी गई और इसके विरोध में यहाँ तक आंदोलन हुआ कि सब कापियाँ गंगा में फेंक दी गई। फिर बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने इला और परमिला का अनुवाद किया। जया और मधु मालती के अनुवाद 2-1 वर्ष पीछे निकले। भारतेंदु परिवर्तित प्रथम उत्थान के अनुवादकों में भारतेंदु काल की हिंदी की विशेषता बनी रही। प्रयुक्त तीनों लेखकों की भाषा बहुत ही साधु और संयंत्र रही। यद्यपि उसमें चटपटापन न था, पर हिंदीपन पूरा पूरा था। फारसी अरबी के शब्द बहुत कम ही दिखाई देते। साथ ही संस्कृत के शब्द भी ऐसे आए हैं जो हिंदी के परंपरागत रूप में किसी प्रकार का असामंजस्य नहीं उत्पन्न करते। सारांश यह है कि उन्होंने शूरता, चपलता, लघुता, मूर्खता, सहायता, दीर्घता, मृदुता ऐसी संस्कृति का सहारा लिया है। शौर्य, चापल्य, लाघव, मरख, सहाय, दरैघ और मार्दव ऐसी संस्कृति का नहीं। यानी जो भी उन्होंने लिया है संस्कृत शब्द वो अच्छे लिए हैं, जो लोगों को समझ आ जाए। बहुत जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया। द्वितीय उत्थान के आरंभ में हमें बाबू गोपाल राम गहमर बंग भाषा के गृहस्थ उपन्यासों के अनुवाद में तत्पर मिलते हैं। उनके कुछ उपन्यास तो इस उत्थान के पूर्व लिखे गए, जैसे चतुर चंचला, भानुमति, नए बाबू, और बहुत से इसके प्रारंभ में, जैसे बड़ा भाई, देवरानी जेठानी, दो बहन, तीन पतोहू, सास पतोहू, तो ये सब लिखे गए। इसके बाद गोपाल राम गहमरी के द्वारा
आगे देखते हैं, भाषा उनकी चटपटी और वक्रतापूर्ण है। ये गुण लाने के लिए कहीं कहीं इन्होंने पूर्वी शब्दों और मुहावरों का भी बेधड़क प्रयोग किया है। उनके लिखने का ढंग बहुत ही मनोरंजक है। इस काल के आरंभ में गाजीपुर के मुंशी उदित नारायण लाल के भी कुछ अनुवाद निकले, जिनमें मुख्य दीप निर्वाण नामक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें पृथ्वीराज के समय का चित्र है। इस उत्थान के भीतर बंकिम चंद्र, रमेश चंद्र दत्ता, हराड़ चंद्र रक्षित, चंडी चरण सेन, शरत बाबू, चारूचंद इत्यादि बंग भाषा के प्रयास सब प्रसिद्ध उपन्यासकारों की बहुत सी पुस्तकों के अनुवाद तो हो ही गए, पर रविंद्र बाबू के आँख की किरकिरी आदि कई उपन्यास हिंदी रूप में दिखाई पड़े। तो आँख की किरकिरी किसकी है? रविंद्र बाबू की। ये भी आपको ध्यान रखना है। जिनके प्रभाव से इस उत्थान के अंत में आविर्भूत होने वाले हिंदी के मौलिक उपन्यासकारों का आदर्श बहुत कुछ ऊंचा हुआ। इस अनुवाद विधान में योग देने वालों में पंडित ईश्वरीय प्रसाद शर्मा और पंडित रूप नारायण पांडे विशेष उल्लेख योग्य हैं। बंग भाषा के अतिरिक्त उर्दू, मराठी और गुजराती के भी कुछ उपन्यासों के अनुवाद हिंदी में हुए, पर बंगला की अपेक्षा बहुत कम। काशी के बाबू गंगा प्रसाद गुप्त ने पूना में हलचल आदि कई उपन्यास उर्दू से अनुवाद करके निकाले। मराठी से अनुदित उपन्यासों में बाबू रामचंद्र वर्मा का छत्रसाल बहुत उत्कृष्ट है, जो कि मराठी से यानी मराठी इसका मूल था और इन्होंने हिंदी में निकाला। अंग्रेजी के 2 ही 4 उपन्यासों के अनुवाद देखने में आए, जैसे रेनल्ड्स कृत लैला और लंदन रहस्य। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यास टॉम काका की कुटिया का भी अनुवाद हुआ। अनुवादों की चर्चा ही समाप्त कर अब हम मौलिक उपन्यासों को लेते हैं, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं। तो मौलिक उपन्यासों में पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम हुई, काशी के बाबू देवकी नंदन खत्री, जो कि द्वितीय उत्थान काल के पहले से ही नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर आदि कई उपन्यास लिख चुके थे। उक्त काल के आरंभ में तो चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति नामक इनकी अय्यारी के उपन्यासों की चर्चा चारों ओर इतनी फैली कि जो लोग हिंदी की किताबें नहीं पढ़ते थे वह भी इन नामों से परिचित हो गए। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि इन उपन्यासों का लक्ष्य केवल घटना वैचित्र रहा, रस संचार, भाव विभूति या चरित्र चित्रण नहीं। ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं। इससे ये साहित्य कोटि में नहीं आते। पर हिंदी साहित्य के इतिहास में बाबू देवकी नंदन का स्मरण इस बात के लिए सदा बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किए उतने और किसी ग्रंथकार ने नहीं। चंद्रकांता पढ़ने के लिए ना जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी, इतना बेहतरीन इन्होंने रचना की। चंद्रकांता पढ़ चुकने पर वे चंद्रकांता की किस्म की कोई किताब ढूंढने में परेशान रहते थे। शुरू में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पढ़कर ना जाने कितने नवयुवक हिंदी के लेखक हो गए। चंद्रकांता पढ़कर वे हिंदी की और प्रकार की साहित्यिक पुस्तकें भी पढ़ चले। अभ्यास हो जाने पर कुछ लिखने भी लगे। बाबू देवकी नंदन के प्रभाव से तिलिस्म और अय्यारी के उपन्यासों की हिंदी में बहुत दिनों तक भरमार रही और शायद अभी तक यह शौक बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ। बाबू देवकी नंदन के तिलिस्मी रास्ते पर चलने वालों में बाबू हरिकृष्ण जौहर विशेष उल्लेख योग्य हैं। बाबू देवकी नंदन के संबंध में इतना और कह देना जरूरी है कि उन्होंने ऐसी भाषा का व्यवहार किया है जिसे थोड़ी हिंदी और उर्दू पढ़े लोग भी समझ लें। कुछ लोगों का यह समझना कि उन्होंने राजस्व प्रसाद वाली उस पिछली आम फहम भाषा का बिल्कुल अनुसरण किया जो एकदम उर्दू की ओर झुक गई थी, ठीक नहीं। कहना चाहे तो यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने साहित्यिक हिंदी ना लिखकर हिंदुस्तानी लिखी, जो केवल इसी प्रकार की हल्की रचनाओं में काम दे सकती है। उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरीलाल गोस्वामी, संवत 1922, इनकी मृत्यु संवत 1989 है, जिनकी रचनाएं साहित्य कोटि में आती हैं। इनके उपन्यासों में समाज के कुछ सजीव चित्र, वासनाओं के रूप रंग, चित्ताकर्षक वर्णन और थोड़ा बहुत चरित्र चित्रण भी अवश्य पाया जाता है। गोस्वामी जी संस्कृति के अच्छे जानकार, साहित्य के मर्मज्ञ तथा हिंदी के पुराने कवि और लेखक थे। संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। अतः साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। इस द्वितीय उत्थान काल के भीतर उपन्यासकार इन्हीं को कह सकते हैं।
और लोगों ने भी मौलिक उपन्यास लिखे, पर वे वास्तव में उपन्यासकार ना थे और चीज़ें लिखते लिखते वे उपन्यास की ओर भी जा पड़े थे। पर गोस्वामी जी वहीं घर करके बैठ गए थे, यानी वो उपन्यास ही लिखते जा रहे थे, वो वहीं घर कर कर बैठ गए थे। एक क्षेत्र उन्होंने अपने लिए चुन लिया और उसी में रह गए। पर दूसरी बात यह, उनकी बहुत से उपन्यासों का प्रभाव नवयुवकों पर बुरा पड़ सकता है। उसमें उच्च वासनाएं व्यक्त करने वाले दृश्यों की अपेक्षा निम्न कोटि की वासनाएं प्रकाशित करने वाले दृश्य अधिक भी हैं, चटकीले भी। इस बात की शिकायत चपला के संबंध में अधिक हुई थी। एक और बात जरा खटकती है, वह है उनका भाषा के साथ मजाक। शुक्ल जी कह रहे हैं एक और बात भी उनकी खटकती है, वह है भाषा के साथ उनका मजाक। कुछ दिन पीछे उन्हें उर्दू लिखने का शौक हुआ। उर्दू भी ऐसी वैसी नहीं, उर्दू ये मुअल्ला। इस शौक के कुछ आगे पीछे उन्होंने राजा शिव प्रसाद का जीवन चरित्र लिखा, जो सरस्वती के आरंभ के 3 अंकों में भाग 1 संख्या 2, 3, 4 निकला। उर्दू जबान और शेर सखुन की बेढंगी नकल से, जो असल में कभी कभी साफ अलग हो जाती है। उनके बहुत से उपन्यासों का साहित्यिक गौरव घट गया है। गलत या गलत मानी में लाए हुए शब्द भाषा को शिष्टता के दर्जे से गिरा देते हैं। खैरियत यह हुई कि अपने सब उपन्यासों को आपने यह मंगनी का लिबास नहीं पहनाया। मल्लिका देवी या बंग सरोजनी में संस्कृत पर्याय समास बहुला भाषा काम में लाई गई है। इन दोनों प्रकार की लिखावटों को देखकर कोई विदेशी चकपका कर पूछ सकता है कि क्या दोनों हिंदी है। हम यह भी कर सकते हैं कि वह भी कर सकते हैं। इस हौसले ने जैसे बहुत से लेखकों को किसी एक विषय पर पूर्ण अधिकार के साथ जमने ना दिया, वैसे ही कुछ लोगों की भाषा को बहुत ही कुछ डांवाडोल रखा, कोई एक टेढ़ा सीधा रास्ता पकड़ने ना दिया। गोस्वामी जी के ऐतिहासिक उपन्यासों से भिन्न भिन्न समयों की सामाजिक और राजनीतिक अवस्था का अध्ययन और संस्कृति के स्वरूप का अनुसंधान नहीं सूचित होता। कहीं कहीं तो काल दोष तुरंत ध्यान में आ जाते हैं, जैसे वहाँ जहाँ अकबर के सामने हुक्के या पेचवान रखे जाने की बात कही गई है। पंडित किशोरी लाल गोस्वामी के कुछ उपन्यासों के नाम हैं, तो इनके उपन्यासों का नाम देख लेते हैं। तारा, चपला जिसके बारे में भी बात हुई थी, तरुण तप्तस्विनी, राजिया बेगम, लीलावती, राजकुमारी, लवंगलता, हृदय हारिणी, हीराबाई, लखनऊ की कब्र इत्यादि। ये सब इनके प्रमुख उपन्यास हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि ये उपन्यास किसके उपन्यास हैं। प्रसिद्ध कवि और गद्य लेखक पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय ने भी 2 उपन्यास ठेठ हिंदी में लिखे। तो क्या लिखा है ठेठ हिंदी में? ठेठ हिंदी का ठाठ ही लिख दिया और दूसरा अधिखिला फूल लिखा। पर ये दोनों पुस्तकें भाषा के नमूने की दृष्टि से लिखी गई हैं, औपन्यासिक कौशल की दृष्टि से नहीं। उनकी सबसे पहली पुस्तक बेनिस का बांका में जैसे भाषा संस्कृतपन की सीमा पर पहुंची हुई थी, वैसे ही इन दोनों में ठेठपन की हद तक दिखाई दी। इन तीनों पुस्तकों को सामने रखने पर पहला ख्याल यही पैदा होता है कि उपाध्याय जी क्लिष्ट संस्कृत पर्याय भाषा भी लिख सकते हैं और सरल ठेठ हिंदी भी। यानी जो उन्होंने बेनिस का बांका लिखा उसमें संस्कृत का प्रयोग किया, और जो उन्होंने अन्य 2 निबंध लिखे ठेठ हिंदी का ठाठ, अधिकिला फूल, उसमें उन्होंने ठेठ हिंदी का व्यवहार किया। आगे है कि अधिकतर इसी भाषा वैचित्र पर ख्याल जमकर रह जाता है। उपाध्याय जी के साथ पंडित लज्जाराम मेहता का भी स्मरण आता है, जो अखबार नवीसी के बीच बीच में पुरानी हिंदू मर्यादा, हिंदू धर्म और हिंदू पारिवारिक व्यवस्था की सुंदरता और समीचीनता दिखाने के लिए बड़े छोटे उपन्यास भी लिखा करते थे। लज्जाराम मेहता जो हैं, उनके उपन्यासों में मुख्य हैं धूर्त रसिकलाल, हिंदू गृहस्थ, आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार, आदर्श हिंदू। ये दोनों महाशय वास्तव में उपन्यासकार नहीं हैं। उपाध्याय जी कवि हैं और मेहता जी पुराने अखबार नवीस। तो इन दोनों लोगों के बारे में जो उपन्यास के विषय में बात हुई, जो कि आप देख रहे हैं कि पंडित लज्जाराम मेहता ने क्या क्या लिखा है। धूर्त रसिकलाल, हिंदी गृहस्थ, आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार, आदर्श हिंदू। तो इस प्रकार से 4-5 इन्होंने उपन्यास लिखा, और उपाध्याय जी ने 3। तो उपाध्याय जी के विषय में शुक्ल जी कहते हैं ये तो कवि हैं और मेहता जी पुराने अखबार नवीस हैं। आगे है कि काव्य कोटि में आने वाले भाव प्रधान उपन्यास, जिनमें भाव या मनोविकारों की प्रगल्भ और वेगवती व्यंजना का लक्ष्य प्रधान हो, चरित्र चित्रण या घटना वैचित्र का लक्ष्य नहीं। हिंदी में ना देख, बंग भाषा में काफ़ी देख बाबू ब्रिजनंदन सहाय BA ने 2 उपन्यास इस ढंग के प्रस्तुत किए हैं, सौंदर्योपासक और राधाकांत।
आगे है छोटी कहानियाँ। जिस प्रकार गीत गाना और सुनना मनुष्य के स्वभाव के अंतर्गत है, उसी प्रकार कथा कहानी कहना और सुनना भी। कहानियों का चलन सभ्य असभ्य सब जातियों में चला आ रहा है। सब जगह उसका समावेश शिष्ट साहित्य के भीतर भी हुआ है। घटना प्रधान और मार्मिक उनके ये स्थूल भेद भी बहुत पुराने हैं और इनका मिश्रण भी। बृहत कथा बैताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी इत्यादि घटना चक्र में रमाने वाली कथाओं की पुरानी पोथियां हैं। कादम्बरी, माधवानल, कामकंदला, शीत बसंत इत्यादि वृत्ति वैचित्र पूर्ण होते हुए भी कथा के मार्मिक स्थलों में रमाने वाले भाव प्रधान आख्यान है। इन दोनों कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद तो यह दिखाई देगा कि प्रथम में इतिवृत्ति का प्रवाह मात्र अपेक्षित होता है, पर दूसरी कोटि की कहानियों में भिन्न भिन्न स्थितियों का चित्रण या प्रत्यक्षीकरण भी पाया जाता है। आधुनिक ढंग के उपन्यासों और कहानियों के स्वरूप का विकास इसी भेद के आधार पर क्रमशः हुआ है। इस स्वरूप के विकास के लिए कुछ बातें नाटकों की ली गई, जैसे कथोपकथन, घटनाओं का विन्यास वैचित्र, बाह्य और अभ्यंतर परिस्थिति का चित्रण तथा उसके अनुरूप भाव व्यंजना। इतिवृत्ति का प्रवाह तो उसका मूल रूप था, वह तो बना ही रहेगा, पर उसमें अंतर इतना ही पड़ा कि पुराने ढंग की कथा कहानियों में कथा का प्रवाह अखंड गति से एक वर्ष चलता था, जिसमें घटनाएं पूर्वापर क्रम से जुड़ती हुई सीधी चली जाती थीं। पर यूरोप में जो नए ढंग के कथानक नावेल के नाम से चले, वंग भाषा में आकर उपन्यास कहलाए, मराठी में कादम्बरी कहलाने लगे, वह कथा के भीतर की कोई भी परिस्थिति आरंभ में रखकर चल सकते हैं और उसमें घटनाओं की श्रृंखला लगातार सीधी न जाकर इधर उधर और श्रृंखलाओं से गुम्फित होती चलती है और अंत में जाकर सबका समाहार हो जाता है। घटनाओं की विन्यास की यह वक्रता या वैचित्र उपन्यासों और आधुनिक कहानियों की वह प्रत्यक्ष विशेषता है जो उन्हें पुराने ढंग की कथा कहानियों से अलग करती है। उपर्युक्त दृष्टि से यदि हम देखें तो इंसा अल्लाह की रानी केतकी की बड़ी कहानी न आधुनिक उपन्यास के अंतर्गत आएगी, न राजा शिव प्रसाद का राजा भोज का सपना या वीर सिंह का वृत्तांत आधुनिक छोटी कहानी के अंतर्गत। तो इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से यहाँ तक शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि इंसा की रानी केतकी की बड़ी कहानी न आधुनिक हिंदी उपन्यास के अंतर्गत आएगी और न राजा शिव प्रसाद का राजा भोज का सपना या वीर सिंह का वृत्तांत आधुनिक छोटी कहानी के अंतर्गत। अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाओं में जैसे छोटी छोटी आख्यायिकाएं या कहानियां निकला करती हैं, वैसी कहानियों की रचना गल्प के नाम से बंग भाषा में चल पड़ी थी। ये कहानियां जीवन के बड़े मार्मिक और भाव व्यंजक खंड चित्रों के रूप में होती थी। द्वितीय उत्थान की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली सरस्वती पत्रिका में इस प्रकार की छोटी कहानियों के दर्शन होने लगे। सरस्वती के प्रथम वर्ष में ही पंडित किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती नाम की कहानी छपी, जो मौलिक जान पड़ती है। इसके उपरांत तो उसमें कहानियां बराबर निकलती रहीं, पर ये अधिकतर बंग भाषा से अनुदित या छाया लेकर लिखी होती थी। बंग भाषा से अनुवाद करने वालों में इंडियन प्रेस के मैनेजर बाबू गिरिजा कुमार घोष, जो हिंदी कहानियों में अपना नाम लाला पार्वती नंदन देते थे, विशेष उल्लेख योग्य है। उसके उपरांत बंग महिला का स्थान है, जो मिर्जापुर निवासी प्रतिष्ठित बंगाली सज्जन बाबू राम प्रसन्न घोष की पुत्री और बाबू पूर्णचंद की धर्मपत्नी थी। उन्होंने बहुत सी कहानियों का बंगला से अनुवाद तो किया ही, हिंदी में कुछ मौलिक कहानियां भी लिखी, जिनमें से एक थी दुलाई वाली। तो देख रहे दुलाई वाली किसने लिखा है और कौन थी दुलाई वाली, जो बंग महिला है वो कौन थी, ये भी आपको पता चल गया, जो संवत 1964 की सरस्वती में प्रकाशित हुई। आपने देखा होगा दुलाई वाली रचना भी हमारे यूजीसी के नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। कहानियों का आरंभ कहाँ से मानना चाहिए या देखने के लिए सरस्वती में प्रकाशित कुछ मौलिक कहानियों के नाम वर्षक्रम के साथ नीचे दिए जा रहे हैं। इंदुमती, जो कि किशोरी लाल गोस्वामी की है, 1957 संवत 1957 की। गुलबहार किशोरी लाल गोस्वामी की संवत 1959 की। प्लेग की चुड़ैल, जो कि मास्टर भगवान दास मिर्जापुर के द्वारा लिखी गई, संवत 1959। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, संवत 1960, जो कि शुक्ल जी का ही है। आगे है पंडित और पंडितानी गिरजा दत्त वाजपेयी, संवत 1960। दुलाई वाली, जो कि बंग महिला के द्वारा संवत 1964 में लिखा गया। आगे
इनमें से यदि मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियाँ को चुने तो 3 कहानियाँ मिलती हैं। तो कौन कौन सी हैं वो 3 कहानियाँ? इंदुमती, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली। यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय, फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। ऐसी कहानियों की ओर लोग बहुत आकर्षित हुए और इस काल के भीतर की प्रायः सब मासिक पत्रिकाओं में बीच बीच में निकलती रही। संवत 1968 में कल्पना और भावुकता के कोष बाबू जयशंकर प्रसाद की ग्राम नाम की कहानी उनके मासिक पत्र इंदु में निकली। तो जयशंकर प्रसाद की ग्राम नाम की कहानी उनके मासिक पत्र इंदु में निकली। इसके उपरांत उन्होंने आकाशदीप, बिसाती, जो कि आकाशदीप भी आपके पाठ्यक्रम यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, प्रतिध्वनि, स्वर्ग के खंडहर, चित्र मंदिर इत्यादि अनेक कहानियाँ लिखी जो तृतीय उत्थान के भीतर आती हैं। हास्य रस की कहानियाँ लिखने वाले जेपी श्रीवास्तव की पहली कहानी भी इंदु में संवत 1968 में निकली थी। इसी समय के आसपास आजकल के प्रसिद्ध कहानी लेखक पंडित विशंभर नाथ शर्मा कौशिक ने भी कहानी लिखना आरंभ किया। उनकी पहली कहानी रक्षाबंधन 1913 की सरस्वती में छपी। सूर्यपुरा के राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी हिंदी की अत्यंत महाभाविक और भाषा की शक्तियों पर अद्भुत अधिकार रखने वाले पुराने लेखक हैं। उनकी एक अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी कानों में कंगना, यह भी यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में लगा है, संवत 1970 में इंदु में निकली। ये सब कहानियाँ आप देखेंगे तो आपको अपने इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके पीछे आपने बिजली आदि कुछ सुंदर कहानियाँ भी लिखी। पंडित ज्वाला दत्ता शर्मा ने संवत 1971 से कहानी लिखना आरंभ किया और उनकी पहली कहानी सन 1914 की सरस्वती में निकली। चतुरसेन शास्त्री भी उसी वर्ष कहानी लिखने की ओर झुके। संस्कृत के प्रकांड प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी के अनन्य आराधक श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अद्वितीय कहानी उसने कहा था, यह भी आपको यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में मिलेगा, जो कि हमने इसे पढ़ा भी दिया है। इस कहानी वाले प्लेलिस्ट में भी यह आपको मिल जाएगा। संवत 1972 अर्थात सन 1915 की सरस्वती में छपी थी। इसमें पक्के यथार्थवादी के बोध, सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर इसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। ये कहा है उसने कहा था कहानी के विषय में किसने? शुक्ल जी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। कहानी भर में कहीं प्रेमी की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभीत विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर भी कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों की बोलने की अपेक्षा नहीं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार प्रेमचंद की छोटी कहानियां भी संवत 1973 से ही निकलने लगे। इस प्रकार द्वितीय उत्थान काल के अंतिम भाग में ही आधुनिक कहानियों का आरंभ हम पाते हैं, जिनका पूर्ण विकास तृतीय उत्थान में हुआ। अब हम देखेंगे तीसरा शीर्षक निबंध। निबंध यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है जो निबंध के विषय में शुक्ल जी ने कहा है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। इसलिए गद्य शैली के विवेचक उदाहरणों के लिए अधिकतर निबंध ही चुना करते हैं। निबंध या गद्य विधान कई प्रकार के हो सकते हैं, विचारात्मक, भावात्मक, वर्णात्मक। प्रवीण लेखक प्रसंग के अनुसार इन विधानों का बड़ा ही सुंदर मेल भी करते हैं। लक्ष्य भेद से कई प्रकार की शैलियों का व्यवहार देखा जाता है, जैसे विचारात्मक निबंधों में व्यास और समास की रीति, भावात्मक निबंधों में धारा, तरंग और विक्षेप की रीति। इसी विक्षेप के भीतर वह प्रलाप शैली आएगी जिसका बंगला की देखा देखी कुछ दिनों से हिंदी में भी चलन बढ़ रहा। शैलियों के अनुसार गुण दोष भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। बात तो ठीक है यदि ठीक तरह से समझी जाए। व्यक्तिगत विशेषता का यह मतलब नहीं है कि उसके प्रदर्शन के लिए विचारों की श्रृंखला रखी ही न जाए, जानबूझकर जगह जगह से तोड़ दी जाए। भावों की विचित्रता दिखाने के लिए ऐसी अर्थ योजना की जाए
जो उनकी अनुभूति के प्रकृति या लोक सामान्य स्वरूप से कोई संबंध ही न रखे, अथवा भाषा से सर्कस वालों किसी कसरतें या हठ योगियों के से आसन कराए जाएं, जिनका लक्ष्य तमाशा दिखाने के सिवा और कुछ ना हो। संसार की हर बात और सब बातों से संबंध है। अपने अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। ये संबंध सूत्र एक दूसरे से नथे हुए पत्तों के भीतर की नसों से समान चारों ओर एक जाल के रूप में फैले हैं। तत्व चिंतक या दार्शनिक केवल अपने व्यापक सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए उपयोगी कुछ संबंध सूत्रों को पकड़कर किसी ओर सीधा चलता है और बीच के ब्यौरे में कहीं नहीं फंसता। निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। यही उसकी अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता है। अर्थ संबंध सूत्र की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं ही भिन्न भिन्न लेखकों का दृष्टिपथ निर्दिष्ट करती हैं। एक ही बात को लेकर किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। इसी का नाम है एक ही बात को भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखना। बिल्कुल सही चीज़ है। व्यक्तिगत विशेषताओं का मूल आधार यही है। जो लोगों की व्यक्तिगत विशेषता है उसका मूल आधार यही है। आप देखते हैं किसी एक टॉपिक पर सभी का मत, एक परिवार के सदस्यों के सभी का मत एक सा नहीं होता। तत्व चिंतक या वैज्ञानिक से निबंध लेखक की भिन्नता इस बात में भी है कि निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों लिए हुए। जो करुण प्रकृति है उनका मन किसी बात को लेकर अर्थ संबंध सूत्र पकड़े हुए करुण स्थलों की ओर झुकता है और गंभीर वेदना का अनुभव करता चलता है। जो विनोदशील है उनकी दृष्टि उसी बात को लेकर उसके ऐसे पक्षों की ओर दौड़ती है जिन्हें सामने पाकर कोई हंसे बिना नहीं रह सकता। इसी प्रकार कुछ बातों के संबंध में लोगों की बधी हुई धारणाओं के विपरीत चलने में जिस लेखक को आनंद मिलेगा वह उन बातों के ऐसे पक्षों पर वैचित्र के साथ विचारेगा जो उन धारणाओं को व्यर्थ या अपूर्ण सिद्ध करते दिखाई देंगे। उदाहरण के लिए आलसियों और लोभियों को लीजिए, जिन्हें दुनिया बुरा कहती चली आ रही है। कोई लेखक अपने निबंध में उनके अनेक गुणों का विनोदपूर्ण सामने रखता हुआ उनकी प्रशंसा का वैचित्रपूर्ण आनंद ले और दे सकता है। इसी प्रकार वस्तु के नाना सूक्ष्म ब्यौरों पर दृष्टि गड़ाने वाला लेखक किसी छोटी से छोटी तुच्छ बात को गंभीर विषय का स्वरूप देकर पांडित्यपूर्ण भाषा की पूरी नकल करता हुआ सामने रख सकता है। पर सब अवस्थाओं में कोई बात अवश्य चाहिए। इस अर्थगत विशेषता के आधार पर ही भाषा और अभिव्यंजना प्रणाली की विशेषता, शैली की विशेषता खड़ी की जा सकती है। जहाँ नाना अर्थ संबंधों का वैचित्र नहीं, जहाँ गतिशील अर्थ की परंपरा नहीं, वहाँ एक ही स्थान पर खड़ी तरह तरह की मुद्रा और उछल कूद दिखाती हुई भाषा केवल तमाशा करती हुई जान पड़ेगी। भारतेंदु जी के समय से ही निबंधों की परंपरा हमारी भाषा में चल पड़ी थी, जो उनके सहयोगी लेखकों में कुछ दिनों तक जारी रही। पर जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि स्थायी विषयों पर निबंध लिखने की परंपरा बहुत जल्द बंद हो गई। उसके साथ ही वर्णनात्मक निबंध पद्धति पर समसामयिक घटनाओं, देश और समाज की जीवनचर्या, ऋतुचर्या आदि का चित्रण भी बहुत कम हो गया। इस द्वितीय उत्थान के भीतर उत्तरोत्तर उच्च कोटि के स्थायी गद्य साहित्य का निर्माण जैसा होना चाहिए था, ना हुआ। अधिकांश लेखक ऐसे ही कामों में लगे जिनमें बुद्धि को श्रम कम पड़े। फल यह हुआ कि विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हो जाने पर उच्च कोटि के गद्य की पुस्तकों की कमी का अनुभव चारों ओर हुआ। यानी उस समय तक अच्छे गद्य की पुस्तकें नहीं लिखी गई थी। आगे हम देखते हैं कि शुक्ल जी कहते हैं कि भारतेंदु के सहयोगी लेखक स्थायी विषयों के साथ साथ समाज की जीवनचर्या, ऋतुचर्या, पर्व त्योहार आदि पर भी साहित्यिक निबंध लिखते आ रहे थे। इनके लेखों में देश की परंपरागत भावनाओं और उमंगों का प्रतिबिंब रहा करता था। होली, विजयादशमी, दीपावली, रामलीला इत्यादि पर उनके लिखे निबंधों में जनता के जीवन का रंग पूरा पूरा रहता था। इसके लिए वह वर्णात्मक और भावात्मक दोनों विधानों का बड़ा सुंदर मेल करते थे। यह सामाजिक सजीवता भी द्वितीय उत्थान के लेखकों में वैसी ना रही। इस उत्थान काल के आरंभ में ही निबंध का रास्ता दिखाने वाले 2 अनुवाद ग्रंथ प्रकाशित हुए। बेकन विचार रत्नावली, अंग्रेजी के बहुत पुराने क्या पहले निबंध लेखक लॉर्ड बेकन के कुछ निबंधों का अनुवाद, और निबंध मालादर्श, चिपलूणकर के मराठी निबंधों का अनुवाद। पहली पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है और दूसरी पुस्तक गंगा प्रसाद अग्निहोत्री की। तो बेकन विचार किसकी है? द्विवेदी जी की।
वेकन विचार रत्नावली। और दूसरा है निबंधमाला, वो किसका है? गंगा प्रसाद अग्निहोत्री की। उस समय आशा हुई थी कि इन अनुवादों के पीछे वे दोनों महाशय शायद उसी प्रकार के मौलिक निबंध लिखने में हाथ लगाएं, पर ऐसा ना हुआ। मासिक पत्रिकाएं द्वितीय उत्थान के भीतर बहुत सी निकली, पर उनमें अधिकतर लेख बातों का संग्रह के रूप में ही रहते थे, लेखकों के अंतः प्रयास से निकली विचारधारा के रूप में नहीं। इस काल के भीतर जिनकी कुछ कृतियां निबंध कोटि में आ सकती हैं, उनका संक्षेप में उल्लेख किया जा रहा। तो जिनकी कुछ कृतियां निबंध कोटि में आ सकती हैं, तो सबसे पहले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इनका जन्म दौलतपुर में वैशाख शुक्ल 4 संवत 1927 को और देहावसान पौष कृष्ण 30 संवत 1995 को हुआ। द्विवेदी जी ने सन 1903 में सरस्वती के संपादन का भार लिया। तब से उन्होंने अपना सारा समय लिखने में ही लगाया। लिखने की सफलता वे इस बात में मानते थे कि कठिन से कठिन विषय भी ऐसे सरल रूप में रख दिए जाएं कि साधारण समझने वाले पाठक भी उसे बहुत कुछ समझ जाएं। कई उपयोगी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने फुटकल लेख भी बहुत लिखे, पर इन लेखों में अधिकतर लेख बातों के संग्रह के रूप में ही हैं। भाषा की नूतन शक्ति चमत्कार के साथ नए नए विचारों की उद्भावना वाले निबंध बहुत ही कम मिलते हैं, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं। स्थायी निबंधों की श्रेणी में 2 ही 4 लेख हैं, जैसे कवि और कविता, प्रतिभा आदि आ सकते हैं, पर ये लेखन कला या सूक्ष्म विचार की दृष्टि से लिखे नहीं जान पड़ते। कवि और कविता जैसा कैसा गंभीर विषय है कहने की आवश्यकता नहीं, पर इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे मोटे तौर पर कह दी गई हैं। जैसे क्या कह दी गई है? किससे स्पष्ट होता है कि किसी किसी कविता में लिखने की इस्तेदाद स्वाभाविक होती है, ईश्वर दत्ता होती है। जो चीज़ ईश्वर दत्ता है वह अवश्य लाभदायक होगी, वह निरर्थक नहीं हो सकती। उससे समाज को कुछ न कुछ अवश्य लाभ पहुंचता है। कविता यदि यथार्थ में कविता है तो संभव नहीं कि उसे सुनकर कुछ असर न हो। कविता से दुनिया में आज तक बड़े बड़े काम हुए हैं। कविता में कुछ न कुछ का अंश जरूर रहता है, झूठ का अंश। असभ्यत्वा अर्थात सभ्य लोगों को यह अंश कम खटकता है, शिक्षित और सभ्य लोगों को बहुत। संसार में जो बातें जैसी दिख पड़े, कवि को उसे वैसे ही वर्णन करना चाहिए, ऐसा द्विवेदी जी कह रहे हैं। आगे है कि कहने की आवश्यकता नहीं कि द्विवेदी जी के लेख या निबंध विचारात्मक श्रेणी में आएंगे, पर विचार की वह गूढ़ गुंफित परंपरा उसमें नहीं मिलती जिसमें पाठक की वृद्धि उत्तेजित होकर किसी नई विचार पद्धति पर दौड़ पड़े। शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वही कहा जा सकता है जहां एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर कसे गए हों और एक एक वाक्य किसी संबद्ध विचार खंड के लिए हो। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि द्विवेदी जी के लेखों को देखकर ऐसा लगता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है, जो उसे सीधी सीधी बात ही समझ में आएगी। एक सीधी सीधी बात कुछ हेर फेर कहीं कहीं केवल शब्दों के ही साथ 5-6 तरह के 5-6 वाक्यों में कही हुई मिलती हैं कि ये वाक्य ना समझ में आए तो इसको पढ़ लीजिए, इससे समझ में आएगा। ये भी ना समझ में आए तो दूसरा पढ़ लीजिए। उनकी यह प्रवृत्ति उनकी गद्य शैली निर्धारित करती है। उनके लेखों में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग अधिक मिलता है। नपे तुले वाक्य को कई बार शब्दों के कुछ हेर फेर के साथ कहने का ढंग वही है जो वाद या संवाद में बहुत शांत होकर समझाने बुझाने के काम में लाया जाता है। उनकी यह व्यास शैली विपक्षी को कायल करने के प्रयत्न में बड़े काम की है। इस बात के उनके 2 लेख, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं और सरस्वती सन 1913 में, और आर्य समाज का कोप, तो इनके 2 लेख क्या क्या हैं? क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, और दूसरा है आर्य समाज का कोप। ये इनके अच्छे उदाहरण हैं। इसका अंश नीचे दिया जा रहा है, जिसे आप स्वयं भी पढ़ लीजिएगा। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं, तो इसका हम एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या कहते हैं कि प्राचीन भाषा मर चुकी है और उसे मरे 300 वर्ष हुए। इस पर प्रार्थना है, न वह कभी मरी और न उसके मरने के कोई लक्षण ही दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने लेख लिखे हैं, जो इसका 2 अंश नीचे दिया जा रहा है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। आगे हम देखते हैं कि आगे हम देखते हैं दूसरे लेखक को, पंडित माधव प्रसाद मिश्र को।
माधव प्रसाद मिश्र। मिश्र जी का जन्म पंजाब के हिसार जिले में भिवानी के पास कुंगड़ नामक ग्राम में भाद्र शुक्ल 13 संवत 1928 को और परलोकवास उसी ग्राम में प्लेग से चैत्रा कृष्ण 4 संवत 1964 को हुआ। ये बड़े तेजस्वी, सनातन धर्म समर्थक, भारतीय संस्कृति की रक्षा के सतत अभिलाषी विद्वान थे। इनकी लेखनी में बड़ी शक्ति थी। जो कुछ ये लिखते थे बड़े जोश के साथ लिखते थे। इससे इनकी शैली बहुत प्रगल्भ होती थी। गौड़ होने के कारण मारवाड़ियों से इनका विशेष लगाव था और उनके समाज का सुधार ये हृदय से चाहते थे। इसी से वैश्योपकार पत्र का संपादन भार कुछ दिन इन्होंने अपने ऊपर लिया। तो किस पत्र का? वैश्योपकार। जिस वर्ष सरस्वती निकली संवत 1957 में, उसी वर्ष प्रसिद्ध उपन्यासकार बाबू देवकी नंदन खत्री की सहायता से काशी से इन्होंने सुदर्शन नाम की एक मासिक पत्रिका निकलवाया, जो 2.25 वर्ष चलकर बंद हो गई। इसके संपादन काल में इन्होंने साहित्य संबंधी बहुत से लेख, समीक्षाएं और निबंध लिखे। जोश में आने पर ये बड़े शक्तिशाली लेख लिखते थे। समालोचक संपादक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसी से एक बार लिखा था कि मिश्र जी बिना किसी अभिनिवेश के लिख नहीं सकते। यदि हमें उनसे लेख पाने हैं तो सदा एक न एक टंटा उनसे छेड़ ही रखा करें। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी क्या कहते हैं कि उन्हें उत्तेजना चाहिए लिखने के लिए, इसीलिए अगर उनका लिखा हुआ पढ़ना है तो उनसे कोई न कोई टंटा मोल लिए रहना चाहिए, जिससे वो आवेश में आकर लिखें। इसमें संदेह नहीं कि जहाँ किसी ने कहीं कोई ऐसी बात लिखी जो इन्हें सनातन धर्म के संस्कारों के विरुद्ध अथवा प्राचीन ग्रंथकारों के और कवियों के गौरव को कम करने वाली लगी, इनकी लेखनी चल पड़ती थी। यानी ये अपने संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में सुन नहीं सकते थे। पाश्चात्य संस्कृताभ्यासी विद्वान जो कुछ कच्चा पक्का मत यहाँ के वेद, पुराण, साहित्य आदि के संबंध में प्रकट किया करते थे, वह इन्हें खल जाते थे और उनका विरोध ये डटकर करते थे। उस विरोध में तर्क, आवेश, भावुकता सब एक अद्भुत मिश्रण रहता था। वेबर का भ्रम इसी झोंक में लिखा गया था। पंडित महाप्रसाद द्विवेदी ने अपनी नैषधा चरित्र चर्चा में नैषधा के कई एक बड़ी दूर की सूझ व अत्युक्तिपूर्ण पद्यों को अस्वाभाविक और सुरुचि विरुद्ध कह दिया। फिर क्या था, एक बारगी पिल पड़े और इनकी बातों का अपने ढंग पर उत्तर देते हुए लगे हाथों पंडित श्रीधर पाठक की गुणवंत हेमंत नाम की कविता की, जिसके द्विवेदी जी ने बड़ी प्रशंसा की थी, नीरसता और इतिवृत्तात्मकता भी दिखाई। यह विवाद कुछ दिन चला था। मिश्र जी का स्वदेश प्रेम भी बहुत गंभीर था। ये संस्कृत और पंडितों के समान देश दशा के अनुभव से दूर रहने वाले व्यक्ति न थे। राजनीतिक आंदोलनों के साथ इनका हृदय बराबर रहता था। जब देश पूज्य मालवीय जी ने छात्रों को राजनीतिक आंदोलनों से दूर रहने की सलाह दी थी, तब इन्होंने एक अत्यंत क्षोभपूर्ण खुली चिट्ठी उनके नाम छापी थी। देश दशा की तीव्र अनुभूति के कारण उन्हें श्रीधर पाठक की कविताओं में एक बात बहुत खटकी। पाठक जी ने जहाँ ऋतु शोभा या देश छटा का वर्णन किया है, वहाँ केवल सुख, आनंद और प्रफुल्लता के पक्ष पर ही उनकी दृष्टि पड़ती है। देश के असंख्य दीन दुखियों के पेट की ज्वाला और कंकालवत शरीर पर नहीं। तो देखिए इनकी कितनी सूक्ष्म दृष्टि है। मिश्र जी ने स्वामी विशुद्धानंद जी के बड़े जीवन चरित्र के अतिरिक्त और भी 20 व्यक्तियों के छोटे छोटे जीवन चरित्र लिखे, जिनमें कुछ संस्कृत के पुराने ढांचों की विद्वान तथा सनातन धर्म के सहायक सेठ साहूकार आदि हैं। सुदर्शन में इनके लिखे प्राय सब विषयों पर लेख निकलते थे, जैसे पर्व, त्योहार, उत्सव, तीर्थस्थान, यात्रा, राजनीति। पर्व, त्योहारों तथा भिन्न भिन्न ऋतुओं में पड़ने वाले उत्सवों पर निबंध लिखने की जो परंपरा भारतेंदु के सहयोगियों ने चलाई थी, वह इस द्वितीय उत्थान में आकर इन्हीं पर समाप्त हो गई। हाँ, समाज पत्रों के होली, दिवाली के अंकों में उनका आभास बना रहा। लोक सामान्य स्थायी विषयों पर मिश्र जी के केवल 2 लेख मिलते हैं, धात्री और क्षमा। द्वितीय उत्थान के आरंभ काल में इस प्रभावशाली लेखक के उदय की उज्ज्वल आभा हिंदी साहित्य गगन में कुछ समय के लिए दिखाई पड़ी, पर खेद है अकाल ही विलीन हो गई। माधव प्रसाद मिश्र के मार्मिक और ओजस्वी लेखों को जिन्हें पढ़ा होगा, उनके हृदय में उनकी मधुर स्मृति अवश्य बनी होगी। उनके निबंध अधिकतर भावात्मक होते थे और धारा शैली पर चलते थे। उनमें बहुत सुंदर मर्म पथ का अनुसरण करती हुई स्निग्ध वाग्धारा लगातार चलती थी। उनके गद्य के नमूने दिए जा रहे हैं, जिसे आप स्वयं पढ़ेंगे।
आर्यवंश के धर्म, कर्म और भक्ति भाव का वह प्रबल प्रवाह जिसने एक दिन जगत के बड़े बड़े सन्मार्ग विरोधी भूधारों का दर्प दर्पण कर उन्हें रज में परिणित कर दिया था, और इस परम पवित्र वंश का वह विश्वव्यापक प्रकाश जिसने एक समय जगत में अंधकार का नाम तक ना छोड़ा था, अब वह कहाँ है? इस प्रकार के प्रश्न ये पूछा करते थे। ये भी इनका एक नमूना है इनके लेख का। आगे देखेंगे इनके विषय में और क्या दिया गया कि उपन्यासों से कुछ छुट्टी पाकर बाबू गोपाल राम गहमर निवासी पत्र पत्रिकाओं में कभी कभी लेख और निबंध भी दिया करते थे, और निबंधों की भाषा बड़ी चंचल, चटपट, प्रगल्भ और मनोरंजक होती थी। विलक्षण रूप खड़ा करना उनके निबंधों की विशेषता है। किसी अद्भुत बात का चरम दृश्य दिखलाने वाले विलक्षण और कुतूहलजनक चित्रों के बीच से वे पाठक को ले चलते हैं कि उसे एक तमाशा देखने का सा आनंद आता है। उनके रिद्धि और सिद्धि नामक निबंध का थोड़ा सा अंश दिया जा रहा। तो रिद्धि सिद्धि निबंध क्या है कि अर्थ या धान अलाउद्दीन का चिराग है। यदि यह हाथ में है तो तुम जो चाहो सो पा सकते हो। यदि यह अर्थ अधिपति हो तो वज्रमूर्ख होने पर भी विश्वविद्यालय तुम्हें डीएल की उपाधि देकर अपनी तई धन्यवाद समझेगा। तो इस प्रकार से इन्होंने ये लिखा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि उद्धृत अंश में बंग भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथकार बंकिम चंद्र की शैली का पूरा आभास है। आगे हम नेक्स्ट लेखक को देखेंगे, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म पंजाब के रोहतक जिले के गुरु यानी गांव में संवत 1922 में और मृत्यु संवत 1964 में हुई। ये अपने समय के सबसे अनुभवी और कुशल संपादक थे। पहले इन्होंने 2 उर्दू पत्रों का संपादन किया था, पर शीघ्र ही कलकत्ते के प्रसिद्ध संवाद पत्र बंगवासी के संपादक हो गए। बंगवासी को छोड़ते ही ये भारत मित्र के प्रधान संपादक बन गए। ये बहुत ही चलते पुर्जे और विनोदशील लेखक थे, अतः कभी कभी छेड़छाड़ भी कर बैठते थे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब सरस्वती भाग 6 संख्या 11 के अपने प्रसिद्ध भाषा और व्याकरण शीर्षक लेख में आन स्थिरता शब्द का प्रयोग कर दिया, तब इन्हें छेड़छाड़ का मौका मिल गया और इन्होंने आत्माराम के नाम से द्विवेदी जी के कुछ प्रयोगों की आलोचना करते हुए लेखमाला निकाली, जिसमें चुगलबाजी का पुट पूरा था। द्विवेदी जी ऐसे गंभीर प्रकृति के व्यक्ति को भी युक्तिपूर्ण उत्तर के अतिरिक्त इनकी विनोदपूर्ण विघटना के लिए सरगो नरक ठिकाना नाही शीर्षक देकर बहुत फपता हुआ आल्हा कल्लू अलहित के नाम से लिखना पड़ा। देखिए इसका आंसर इन्होंने कैसे दिया। उन्होंने आत्माराम के नाम से इनकी आलोचना की, तो इन्होंने क्या किया, कल्लू अलहित के नाम से सरगो नरक ठिकाना नाही नाम शीर्षक देकर बहुत अच्छा इन्होंने भी आंसर दिया। आगे है कि पत्र संपादन काल में इन्होंने कई विषयों पर बहुत अच्छे निबंध भी लिखे, जिनका एक संग्रह गुप्त निबंधावली के नाम से छप चुका है। इनकी रत्नावली नाटिका के सुंदर अनुवाद का उल्लेख हो चुका है। आगे है गुप्त जी ने सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति को लेकर कई मनोरंजक प्रबंध लिखे हैं, जिनमें शिव शंभू का चिट्ठा बहुत प्रसिद्ध है। जैसा कि ये यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है शिव शंभू का चिट्ठा, जिसमें आपको 7 चिट्ठे मिलेंगे। गुप्त जी की भाषा बहुत चलती सजी और विनोदपूर्ण होती थी। किसी प्रकार का विषय हो, गुप्त जी की लेखनी उस पर विनोद का रंग चढ़ा देती थी। वे पहले उर्दू के एक अच्छे लेखक थे, इससे उनकी हिंदी बहुत चलती और फड़कती हुई होती थी। वे अपने विचारों को विनोदपूर्ण वर्णनों के भीतर ऐसा लपेट कर रखते थे कि उनका आभास बीच बीच में ही मिलता था। उनके विनोदपूर्ण वर्णनात्मक विधान के भीतर विचार और भाव लुके छिपे रहते थे। यह उनकी लिखावट की एक बड़ी विशेषता थी। शिव शंभू का चिट्ठा से थोड़ा अंश देखिए। क्या है इस अंश? कितने में देखा कि बादल उमड़ रहे, चीलें नीचे उतर रही, तबीयत भुरभुरा उठी, इधर भंग उधर घटा, बहार में बहार, इतने में वायु का वेग बढ़ा, चीलें अदृश्य हो गईं, अंधेरा छाया, बूंदें गिरने लगी, साथ ही तड़ तड़ धड़ धड़ होने लगी, देखा ओले गिर रहे। तो इस प्रकार से ये इनके रचना के नमूने हैं। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेखक गोविंद नारायण मिश्र। गोविंद नारायण मिश्र यद्यपि ये हिंदी के बहुत पुराने लेखकों में थे, पर उस पुराने समय में वो अपने फुफेरे भाई पंडित सदानंद मिश्र के सार सुधानिधि पत्र में कुछ सामायिक और साहित्यिक लेख ही लिखा करते थे।
जो पुस्तकाकार छपकर स्थायी साहित्य में परिणित ना हो सके। अपनी गद्य शैली का निर्दिष्ट रूप द्वितीय उत्थान के भीतर ही उन्होंने पूर्णतया प्रकाशित किया। उनकी लेख शैली का पता इनके सम्मेलन के भाषण और कवि और चित्रकार नामक लेख से लगता है। गद्य के संबंध में इनकी धारणा प्राचीनों के गद्य काव्य की सी थी। लिखते समय बाढ़ और दंडी इनके ध्यान में रहा करते थे, पर यह प्रसिद्ध बात है कि संस्कृत साहित्य में गद्य का वैसा विकास नहीं हुआ। बाढ़ और दंडी का गद्य काव्य अलंकार की छटा दिखाने वाला गद्य था, विचारों को उत्तेजना देने वाला, भाषा की शक्ति का प्रसार करने वाला गद्य नहीं। विचार पद्धति को उन्नत करने वाले गद्य का अच्छा और उपयोगी विकास यूरोपीय भाषाओं में ही हुआ। गद्य काव्य की पुरानी रूढ़ि के अनुसार से शक्तिशाली गद्य का प्रादुर्भाव नहीं हो सका। पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। जहाँ वे कुछ विचार उपस्थित करते हैं वहाँ भी पद छटा ही ऊपर दिखाई पड़ती है। शब्दावली दोनों प्रकार की रहती है, संस्कृत की भी और ब्रज भाषा की भी। एक और प्रगल्भ प्रतिभा स्रोत से समुत्पन्न शब्द कल्पना कल्पित अभिनव भाव माधुरी है, तो दूसरी ओर तम तोम सटकाती मुस्काती पूरन चंद की सकल मन भाई छिटकी जुन्हाई है। यद्यपि यह गद्य का क्रीड़ा कौतुक मात्र है, पर इसकी भी थोड़ी सी झलक देख लेनी चाहिए। तो क्या है इनके गद्य का झलक देखते हैं। परंतु मंदमती अरिसिकों के योग्य मलिन अथवा कुशाग्र बुद्ध चतुरों के स्वच्छ मलहीन मन को भी यथोचित शिक्षा से उपयुक्त बना लिया, बिना उन पर कवि की परम रसीली उक्त छवि छबीली का अलंकृत नख सिख लो स्वच्छ सर्वांग सुंदर अनुरूप यथार्थ प्रतिबिंब कभी ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये इनके रचना का नमूना है। भारतेंदु के सहयोगी लेखक उचित उत्पन्न उच्चरित नौ आदि से ही संतोष करते थे, पर मिश्र जी ऐसे लेखकों ने बिना किसी जरूरत के उपसर्गों का पुछल्ला छोड़े जनता के इन जाने बुझे शब्दों को भी समुचित समुत्पन्न समुच्चरित अभिनव करके अजनबी बना दिया। मृदुता कटुलता सकुरता समीपता ऋजुता आदि के स्थान पर मार्दव कौटिल्य सौकर्य सामीप आर्जव आदि ऐसे ही लोगों की प्रवृत्ति से लाए जाने लगे। आगे है बाबू श्याम सुंदर दास जी। नागरी प्रचारणी सभा के स्थापन काल से लेकर बराबर हिंदी भाषा कवियों की खोज तथा इतिहास आदि के संबंध में लेख लिखते आए हैं। जैसा कि आपको पता है, नागरी प्रचारणी सभा में बाबू श्याम सुंदर दास जी ने महत्वपूर्ण योग दिया था। आगे है आप जैसे हिंदी के अच्छे लेखक हैं वैसे बहुत अच्छे वक्ता भी। आपकी भाषा इस विशेषता के लिए बहुत दिनों से प्रसिद्ध है कि उसमें अरबी फारसी के विदेशी शब्द नहीं आते। आधुनिक सभ्यता के विधानों के बीच की लिखा पढ़ी के ढंग पर हिंदी ले चलने में आपकी लेखनी ने बहुत कुछ योग दिया है। बाबू साहब ने बड़ा भारी काम लेखकों के लिए सामग्री प्रस्तुत करने का किया है। हिंदी पुस्तकों की खोज के विधान द्वारा अपने साहित्य का इतिहास, कवियों की चरित्र और उन पर प्रबंध आदि लिखने का बहुत सा मसाला इकट्ठा करके रख दिया। इसी प्रकार आधुनिक हिंदी के नए पुराने लेखकों के संक्षिप्त जीवन परिचय हिंदी कोविंद रत्नमाला के 2 भागों में आपने संग्रहित किए हैं। हिंदी कोविंद रत्नमाला इनकी रचना है जिसे आपको याद रखना है। शिक्षा उपयोगी 3 पुस्तकें भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य तथा साहित्य लोचन भी आपने संकलित की है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे नेक्स्ट लेखक पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। हास्य विनोदपूर्ण लेख लिखने वालों में कलकत्ता के पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का नाम भी बराबर लिया जाता है, पर उनके अधिकांश लेख भाषण मात्र हैं, अस्थायी विषयों पर लिखे निबंध नहीं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी अगले लेखक हैं। इनका जन्म जयपुर में एक विख्यात पंडित घराने में 25 आषाढ़ संवत 1940 में हुआ था। इनके पूर्वज कांगड़े के गुलेर नामक स्थान से जयपुर आए थे। पंडित चंद्रधर जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान और अंग्रेजी उच्च शिक्षा से संपन्न व्यक्ति थे। जीवन के अंतिम वर्षों में पहले ये बराबर अजमेर के मेयो कॉलेज में अध्यापक रहे। इंपॉर्टेंट है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी मेयो कॉलेज के अध्यापक रहे हैं और पीछे यानी बाद में काशी हिंदी विश्वविद्यालय के ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल होकर आए। पर हिंदी के दुर्भाग्य से थोड़े ही दिनों में संवत 1977 में इनका परलोकवास हो गया। ये जैसे धुरंधर पंडित थे वैसे ही सरल और विनोदशील प्रकृति के थे।
गुलेरी जी ने सरस्वती के कुछ ही महीने पीछे अपनी थोड़ी अवस्था में जयपुर से समालोचक नाम की एक मासिक पत्रिका अपने संपादकत्व में निकलवाया था। उक्त पत्र द्वारा गुलेरी जी एक बहुत ही अनूठी लेखन शैली लेकर साहित्य क्षेत्र में उतरे थे। ऐसा गंभीर और पांडित्यपूर्ण हास जैसा इनके लेखों में रहता था, कहीं देखने में न आया। अनेक गूढ़ शास्त्रीय विषयों तथा कथा प्रसंगों की ओर विनोदपूर्ण संकेत करती हुई उनकी वाणी चलती थी। इसी प्रसंग गर्भत्व एल्यूसिवनेस के कारण इनकी चुटकियों का आनंद अनेक विषयों की जानकारी रखने वाले पाठकों को ही विशेष मिलता था। इनके व्याकरण ऐसे रूखे विषय के लेख भी मजाक से खाली नहीं होते थे। यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थगर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं। इनके स्मित हास की सामग्री ज्ञान के विविधा क्षेत्रों से ली गई है, अतः इनके लेखों का पूरा आनंद उन्हीं को मिल सकता है जो बहुज्ञ कम से कम बहुश्रुत हैं। इनके कछुआ धर्म और मारे से मोहि कुठाओं नामक उल्लेखों से उद्धरण दिया जाता है, जिसे आप स्वयं पढ़ेंगे। आगे हम नेक्स्ट कवि को देखेंगे, अध्यापक पूर्ण सिंह। इनका जो लेख है इसे आप देख लीजिएगा। कछुआ धर्म और मारिस मोहि कुठाओं से ये उद्धृत है, तो काफी बड़ा लेख इन्होंने लिखा है। तो आगे देखते हैं कि द्वितीय उत्थान के भीतर हम ऐसे निबंध लेखकों का नाम लेते हैं जिन्होंने लिखा तो कम है, पर जिनके लेखों में भाषा की नई गतिविधि तथा आधुनिक जगत की विचारधारा से उद्दीप्त नूतन भावभंगिमा के दर्शन होते हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह सरस्वती के पुराने पाठकों में से बहुत को अध्यापक पूर्ण सिंह के लेखों का स्मरण होगा। उनके 3-4 निबंध ही उक्त पत्रिका में निकले। उनमें विचारों और भावों को एक अनूठे ढंग से मिश्रित करने वाली एक नई शैली मिलती है। उनकी लाक्षणिकता हिंदी गद्य साहित्य में एक नई चीज़ थी। भाषा की बहुत कुछ उड़ान, उसकी बहुत कुछ शक्ति लाक्षणिकता में देखी जाती है। भाषा और भाव की एक नई विभूति उन्होंने सामने रखी। यूरोप के जीवन क्षेत्र की अशांति से उत्पन्न आध्यात्मिकता की, किसानों और मजदूरों की महत्व भावना की जो लहरें उठी, उनमें वे बहुत दूर तक बहे। उनके निबंध भावात्मक कोट में ही आएंगे। यद्यपि उनकी तह में क्षीण विचारधारा स्पष्ट लक्षित होती है। इस समय उनके 3 निबंध हमारे सामने हैं, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता। तो आपको पता है कि मजदूरी और प्रेम जो है वो आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और यह निबंध आपके इस चैनल पर भी मिल जाएगा। यहाँ हम उनके निबंधों से कुछ अंश उद्धृत करते हैं आचरण की सभ्यता से। तो आचरण की सभ्यता से इन्होंने निबंध का कुछ भाग शुक्ल जी ने उद्धृत किया है। जैसे पश्चिमी ज्ञान से मनुष्य मात्र को लाभ हुआ है। ज्ञान का वह सेहरा बाहरी सभ्यता की अंतर्विलीन आध्यात्मिकता सभ्यता का वह मुकुट जो आज मनुष्य जाति ने पहन रखा है, यूरोप को कदापि प्राप्त ना होगा। यदि धान एकत्र करने के लिए यूरोप निवासी इतने कमीने ना बनते, यदि सारे पूर्वी जगत ने इस महत्ता के लिए अपनी शक्ति से अधिक चंदा देकर सहायता की तो बिगड़ क्या गया। इस प्रकार से आचरण की सभ्यता से इन्होंने इस अंश को लिया है शुक्ल जी ने। आगे मजदूरी और प्रेम से एक अंश है। इसके बाद अगले लेखक हैं बाबू गुलाब राय। इस कोटि के दूसरे लेखक हैं बाबू गुलाब राय, MA LLB। इन्होंने विचारात्मक और भावात्मक दोनों प्रकार के निबंध थोड़े बहुत लिखे हैं, जैसे रक्ताब्य संबंधी रोग निदान और चिकित्सा, समाज और कर्तव्य पालन, फिर निराशा क्यों एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें कई विषयों पर छोटे छोटे अभ्यासपूर्ण निबंध हैं। इन्हीं में से एक कुरूपता भी है जिसका थोड़ा सा अंश नीचे दिया जाता है। तो क्या अंश है कि सौंदर्य की उपासना करना उचित है सही, पर क्या उसी के साथ कुरूपता घृणास्पद और निंदनीय है? ऐसा कौन कह रहा? बाबू गुलाब राय कह रहे हैं। नहीं, सौंदर्य का अस्तित्व ही कुरूपता के ऊपर निर्भर है। बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई सुंदर है तो उसे कैसे पता चल रहा है कि सुंदर है, क्योंकि अगर कोई कुरूप है तो उसी से तुलनात्मक होकर सुंदरता की जो अस्तित्व है वो सामने आ रही। सुंदर पदार्थ अपनी सुंदरता पर चाहे जितना मान करे, किंतु असुंदर पदार्थों की स्थिति में ही वह सुंदर कहलाता है।
अंधों में काना ही श्रेष्ठ समझा जाता है। तो बिल्कुल सही है, घोड़ा वही है जहाँ वो गधों के बीच में हो। तो इसीलिए सुंदर कुरूप वही है। जैसे भारत के लोग काले क्यों कहे जाते हैं? जब उनके सापेक्ष अमेरिकी लोगों को, गोरे गोरे लोगों को दिखाया जाता है तो वो काले कहे जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आपको पता है कि जहाँ बहुत ज़्यादा काले लोग हो रहे हैं दक्षिण अफ्रीका वगैरह में, वहाँ के लोगों से तुलना की जाए तो हम लोग क्या होंगे? गोरे ही ठहरेंगे। तो इसी प्रकार से है कि सुंदरता का अस्तित्व तभी है जब असुंदर है। सत्ता सागर में दोनों की स्थिति है, दोनों ही तारतम्य में बंधे हुए हैं। बिल्कुल सही चीज है, दोनों ही एक दूसरे में परिणित होते रहते हैं। फिर कुरूपता घृणा का विषय क्यों? किसी चीज को आप पसंद कर रहे हैं वो ठीक है, पर किसी चीज से आप घृणा करें ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। रूपहीन वस्तु से तभी तक घृणा है जब तक हम अपनी आत्मा को संकुचित बनाए हुए बैठे हैं। बिल्कुल सही चीज है। जो व्यक्ति देखने में, जिसका बाहरी आवरण बहुत सुंदर नहीं है, अगर हम उससे घृणा कर रहे हैं तो ये हमारी कमी है, ये हमारी आत्मा की संकुचित रूप है कि हम संकुचित हैं, हमारे अंदर विस्तार नहीं है, हम उसके अंदर की और अच्छाइयाँ नहीं देख रहे हैं। सुंदर वस्तु को भी इसी कारण सुंदर कहते हैं क्योंकि उसमें हम अपने आदर्शों की झलक देखते हैं। आत्मा की सुविस्तृत और औदार्यपूर्ण हो जाने पर सुंदर और असुंदर दोनों ही समान प्रिय बन जाते हैं। कोई माता अपने पुत्र को कुरूपवान नहीं कहती। बिल्कुल सही चीज है। किसी का बच्चा चाहे विकलांग हो, चाहे कुरूप हो, चाहे काला हो, चाहे जैसा हो, पर माँ उसकी कोई न कोई विशेषता आपके सामने प्रस्तुत करके उसे सबसे विशिष्ट बना ही देती है। तो ये होता है हमारे देखने का नज़रिया। इसका यही कारण है कि वह अपने पुत्र में अपने आप को ही देखती है। जब हम सारे संसार में अपने आप को ही देखेंगे तब हमको कुरूपवान भी रूपवान दिखाई देगा। तो ये हमारी विशेषता बनेगी कि हमें हर चीज़ अच्छी दिख रही। अब निबंध का प्रसंग यही समाप्त किया जाता है। खेद है कि समाज शैली पर ऐसे विचारात्मक निबंध लिखने वाले, जिनमें बहुत ही चुस्त भाषा के भीतर एक पूरी अर्थ परंपरा कसी हो, अधिक लेखन हमें ना मिले। अब समालोचना के विषय में आप देखेंगे। समालोचना का उद्देश्य हमारे यहाँ गुण दोष विवेचन ही समझा जाता रहा है। संस्कृत साहित्य में समालोचना का पुराना ढंग यह था कि जब कोई आचार्य, साहित्य मीमांसक कोई नया लक्षण ग्रंथ लिखता था तब जिन काव्य रचनाओं को वह उत्कृष्ट समझता था उन्हें रस, अलंकार आदि के उदाहरणों के रूप में उद्धृत करता था और जिन्हें पुष्ट समझता था उन्हें दोषों के उदाहरणों में देता था। फिर जिसे उसकी राय नापसंद होती थी वह उन्हीं उदाहरणों में से अच्छे ठहराए हुए पद्यों में दोष दिखाता था और बुरे ठहराए हुए पद्यों के दोष का परिहार करता था। इसके अतिरिक्त जो दूसरा उद्देश्य समालोचना का होता है, अर्थात कवियों की अलग अलग विशेषताओं का दिग्दर्शन, उसकी पूर्ति किसी कवि की स्तुति में दो एक श्लोक वक्त उक्तियां कहकर ही लोग संतोष मान लिया करते थे। जैसे निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिः मधुर सांद्रासु मंजीरिषु वा जायते। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम नैषधो पद लालित्यम माघे संति त्रायो गुणा। किसी कवि या पुस्तक के गुण दोष या सूक्ष्म विशेषताएं दिखाने के लिए एक दूसरी पुस्तक तैयार करने की चाल हमारे यहाँ ना थी। यूरोप में इसकी खूब चाल थी। वहाँ समालोचना काव्य सिद्धांत निरूपण से स्वतंत्र एक विषय ही हो गया। केवल गुण दोष दिखाने वाले लेखों या पुस्तकों की धूम तो थोड़े ही दिनों रहती थी, पर किसी कवि की विशेषताओं का दिग्दर्शन करने वाली, उसकी विचारधारा में डूबकर उसकी अंतर्वृत्तियों की छानबीन करने वाली पुस्तक, जिसमें गुण दोष का कथन भी आ जाता था, स्थायी साहित्य में स्थान पाती थी। समालोचना के दो प्रधान मार्ग होते हैं, निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक। निर्णयात्मक आलोचना किसी रचना के गुण दोष निरूपित करके उसका मूल्य निर्धारित करती है। उसमें लेखक या कवि की कहीं प्रशंसा होती है, कहीं निंदा होती है। व्याख्यात्मक आलोचना किसी ग्रंथ में आई हुई बातों को एक व्यवस्थित रूप में सामने रखकर उनका अनेक प्रकार से स्पष्टीकरण करती है। तो आप देख रहे हैं कि निर्णयात्मक में क्या है, निर्णयात्मक आलोचना में और व्याख्यात्मक आलोचना में, दोनों में अंतर भी आपको समझ आ गया होगा। यह मूल्य निर्धारित करने नहीं जाती। ऐसी आलोचना अपने शुद्ध रूप में काव्य वस्तु तक ही परिमित होती है, अर्थात उसी के अंग प्रत्यंग की विशेषताओं को ढूंढ निकालने और भावों की व्यवच्छेदात्मक व्याख्या करने में तत्पर रहती है।
पर इस व्याख्यात्मक समालोचना के अंतर्गत बहुत सी बाहरी बातों का भी विचार होता है, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक परिस्थिति आदि का प्रभाव। ऐसी समीक्षा को ऐतिहासिक समीक्षा या हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं। इसका उद्देश्य यह निर्दिष्ट करना होता है कि किसी रचना का उसी प्रकार की और रचनाओं से क्या संबंध है और उसका साहित्य की चली आती हुई परंपरा में क्या स्थान है। बाह्य पद्धति के अंतर्गत ही कवि के जीवन क्रम और स्वभाव आदि के अध्ययन द्वारा उसकी अंतर्वृत्तियों का सूक्ष्म अनुसंधान भी है, जिसे मनोवैज्ञानिक आलोचना कहते हैं। इनके अतिरिक्त दर्शन, विज्ञान आदि की दृष्टि से समालोचना की और भी कई पद्धतियां हैं और हो सकती हैं। इस प्रकार समालोचना के स्वरूप का विकास यूरोप में हुआ। केवल निर्णयात्मक समालोचना की चाल बहुत कुछ उठ गई है। अपनी भली बुरी रुचि के अनुसार कवियों की श्रेणी बांधना, उन्हें नंबर देना अब एक बेहुदा बात समझी जाती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे हिंदी साहित्य में समालोचना पहले केवल गुण दोष दर्शन के रूप में प्रकट हुई। जैसे कि बताया गया कि दो रूप क्या क्या है, वर्णनात्मक समालोचना और निर्णयात्मक। लेखों के रूप में इसका सूत्रपात बाबू हरिश्चंद्र के समय में ही हुआ। जैसे कि आपको पता था कि इसके पहले हमने जब पढ़ा था तो उसमें पता था सच्ची समालोचना नाम से किसने आलोचना की थी, उसे आगे भी देखेंगे। लेख के रूप में पुस्तकों की विस्तृत समालोचना उपाध्याय पंडित नारायण चौधरी ने अपने आनंद कादम्बिनी में शुरू की। लाला श्रीनिवास दत्त के संयोगिता स्वयंवर नाटक की बड़ी विशद और कड़ी आलोचना, जिसमें दोषों का उद्घाटन बड़ी बारीकी से किया गया, उक्त पत्रिका में निकली थी। पर किसी ग्रंथकार के गुण और दोष ही दिखाने के लिए कोई पुस्तक भारतेंदु के समय में ना निकली थी। इस प्रकार की पहली पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी कालिदास की आलोचना थी, जो द्वितीय उत्थान के आरंभ में ही निकली। इसमें लाला सीताराम बीए के अनुवाद किए हुए नाटकों के भाषा तथा भाव संबंधी दोष बड़े विस्तार से दिखाए गए हैं। यह अनुवादों की समालोचना थी, अतः भाषा की त्रुटियों और मूल भाव के विपर्य आदि के आगे जा ही नहीं सकती। दूसरी बात यह कि इसमें दोषों का उल्लेख हो सका, गुण नहीं ढूंढे गए। इसके उपरांत द्विवेदी जी ने कुछ संस्कृत कवियों को लेकर दूसरे ढंग की अर्थात विशेषता परिचायक समीक्षाएं भी निकाली। इस प्रकार की पुस्तकों में विक्रमांक देव चरित चर्चा और नैषधा चरित चर्चा मुख्य विषय है। इसमें कुछ तो पंडित मंडली में प्रचलित रूढ़ी के अनुसार चुने हुए श्लोकों की खूबियों पर साधुवाद है, जैसे क्या उत्तम उत्प्रेक्षा है, और कुछ भिन्न भिन्न विद्वानों के मतों का संग्रह है। इस प्रकार की पुस्तकों से संस्कृत न जानने वाले हिंदी पाठकों को दो तरह की जानकारी हासिल होती है। संस्कृत के किसी कवि की कविता किस ढंग की है और वह पंडितों और विद्वानों के बीच कैसी समझी जाती है। द्विवेदी जी की तीसरी पुस्तक कालिदास की निरंकुशता में भाषा और व्याकरण के वे व्यतिक्रम इकट्ठे किए गए हैं, जिन्हें संस्कृत के विद्वान लोग कालिदास की कविता में बताया करते हैं। यह पुस्तक हिंदी वालों के या संस्कृत वालों के फायदे के लिए लिखी गई, यह ठीक नहीं समझ पड़ता। जो हो, इन पुस्तकों के एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। आगे है कि यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया। यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। उनके प्रभाव से ये लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी, उन्होंने अपना सुधार किया। कवियों का बड़ा भारी इतिवृत्ति संग्रह मिश्र बंधु विनोद तैयार करने के पहले मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नामक समालोचनात्मक ग्रंथ निकाला। क्या निकाला मिश्र बंधुओं ने? हिंदी नवरत्न, जिसमें सबसे बढ़कर नई बात यह थी कि देव हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं। हिंदी के पुराने कवियों को समालोचना के लिए सामने लाकर मिश्र बंधुओं ने बेशक जरूरी काम किया। उनकी बातें समालोचना कही जा सकती हैं या नहीं, यह दूसरी बात है। रीति काल के भीतर यह सूचित किया जा चुका है कि हिंदी में साहित्य शास्त्र का वैसा निरूपण नहीं हुआ जैसा संस्कृत में हुआ। हिंदी के रीति ग्रंथों के अभ्यास से लक्षण, व्यंजना, रस आदि के वास्तविक स्वरूप की सम्यक धारणा नहीं हो सकती। कविता की समालोचना के लिए यह धारणा कितनी आवश्यक है कहने की जरूरत नहीं।
इसके अतिरिक्त उच्च कोटि की आधुनिक शैली की समालोचना के लिए विस्तृत अध्ययन, सूक्ष्म अन्वेषण, बुद्धि और मर्मग्राहिणी प्रज्ञा अपेक्षित है। कारो कृतहि न माने, ऐसे ऐसे वाक्यों को लेकर यह राय जाहिर करना कि तुलसी कभी राम की निंदा नहीं करते, पर सूर्य ने 2-4 स्थानों पर कृष्ण के कामों की निंदा भी की है। साहित्य मर्मज्ञों के निकट क्या समझा जाएगा? तो क्या बात है कि सूरदास प्रभु वह अति खोटे, कारव कृतहि न माने। ऐसे वाक्यों पर साहित्यिक दृष्टि से जो थोड़ा भी ध्यान देगा वह जान लेगा कि कृष्ण ना तो वास्तव में खोटे कहे गए, ना काले कलूटे कृतघ्न। पहला वाक्य सखी की विनोद या परिहास की उक्ति है, सरासर गाली नहीं है। सखी का यह विनोद हर्ष का ही एक स्वरूप है। जैसे आपको पता है कि विनोद स्वरूप आप किसी को काला कलूटा कह दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज़ है जो उस सखी का राधा कृष्ण के प्रति रति भाव व्यंजित करता है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य बिरहाकुल गोपी का वचन है, जिससे कुछ विनोद मिश्रित अमरस व्यंजित होता है। यह अमरस यहाँ विप्रलंब श्रृंगार में रति भाव का ही व्यंजक है। इसी प्रकार कुछ दैन्य भाव की उक्तियों को लेकर तुलसीदास जी खुशामदी कहे गए हैं। देव को बिहारी से बड़ा सिद्ध करने के लिए बिहारी में बिना दोष के दोष ढूंढे गए हैं। शंकरोनेश्वर शुक्ल जी कह रहे हैं कि देव को बिहारी से बड़ा सिद्ध करने के लिए बिहारी में बिना दोष आएगा। संक्रोन को संक्रांति का यानी संक्रमण तक ध्यान कैसे जा सकता था? अपभ्रंश समझ आप लोगों ने उसे बहुत बिगाड़ा हुआ शब्द माना। रोज शब्द रुलाई के अर्थ में कबीर, जायसी आदि पुराने कवियों में ना जाने कितनी जगह आया है और आगरे आदि के आसपास अब तक बोला जाता है, पर वह भी रोजा समझा गया है। इस प्रकार के बेसिर पैर की बातों से पुस्तकें भरी हैं। कवियों की विशेषताओं के मार्मिक निरूपण की आशा में जो उसे खोलेगा वह निराश ही होगा। इसके उपरांत पंडित पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी की एक अच्छी आलोचनात्मक पुस्तक निकाली। इसमें उस साहित्य परंपरा का बहुत ही अच्छा उद्घाटन है जिसके अनुकरण पर बिहारी ने अपनी प्रसिद्धि सतसई की रचना की। आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती के बहुत से पद्यों के साथ बिहारी के दोहों का पूरा मेल दिखाकर शर्मा जी ने बड़ी विद्वता के साथ एक चली आती हुई साहित्यिक परंपरा के बीच बिहारी को रखकर दिखाया। किसी चली आती हुई साहित्यिक परंपरा का उद्घाटन भी साहित्य समीक्षक का एक भारी कर्तव्य है। हिंदी के दूसरे कवियों के मिलते जुलते पद्यों की बिहारी के दोहे के साथ तुलना करके शर्मा जी ने तारतमिक आलोचना शौक पैदा किया। इस पुस्तक में शर्मा जी ने उन आक्षेपों का भी बहुत कुछ परिहार किया जो देव को ऊंचा सिद्ध करने के लिए बिहारी पर किए गए थे। शर्मा जी ने बहुत से स्थानों पर बिहारी का पक्षपात किया हो, पर उन्होंने जो कुछ किया है वह एक अनूठे ढंग से किया है। उनके पक्षपात का भी साहित्यिक मूल्य है। यहाँ पर यह बात सूचित कर देना आवश्यक है कि शर्मा जी की यह समीक्षा भी रूढ़िगत कन्वेंशनल है। दूसरे श्रृंगारी कवियों से अलग करने वाले बिहारी की विशेषताओं के अन्वेषण और अंतः प्रवृत्तियों के उद्घाटन का जो आधुनिक समालोचना का प्रधान लक्ष्य समझा जाता है, प्रयत्न इसमें नहीं हुआ। एक खटकने वाली बात है, बिना जरूरत के जगह जगह चुगलबाजी और शाबाशी का महफिली तर्ज। शर्मा जी की पुस्तकों से दो बात हुई, एक तो देवबड़े की बिहारी यह भद्दा झगड़ा सामने आया, दूसरे तुलनात्मक समालोचना के पीछे लोग बेतरह पड़े। देव और बिहारी के झगड़े को लेकर पहली पुस्तक पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र BA LLB के मैदान में आई। इस पुस्तक में बड़ी शिष्टता, सभ्यता, मार्मिकता के साथ दोनों बड़े कवियों की भिन्न भिन्न रचनाओं का मिलान किया गया है। इसमें जो बातें कही गई हैं बहुत कुछ साहित्यिक विवेचन के साथ कही गई हैं, नवरत्न की तरह यूं ही नहीं कही गई। वह पुरानी परपाटी की साहित्यिक समीक्षा के भीतर अच्छा स्थान पाने के योग्य है। मिश्र बंधुओं की अपेक्षा पंडित कृष्ण बिहारी जी साहित्यिक आलोचना के कहीं अधिक अधिकारी कहे जा सकते हैं। शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि मिश्र बंधुओं की अपेक्षा पंडित कृष्ण बिहारी जी साहित्यिक आलोचना के कहीं अधिक अधिकारी कहे जा सकते हैं। देव और बिहारी के उत्तर में लाला भगवान दीन जी ने बिहारी और देव नाम की पुस्तक निकाली, जिसमें उन्होंने मिश्र बंधुओं के भद्दे आक्षेपों का उचित शब्दों में जवाब देकर पंडित कृष्ण बिहारी जी की बातों पर भी पूरा विचार किया। अच्छा हुआ कि छोटे बड़े के इस भद्दे झगड़े की ओर अधिक लोग आकर्षित नहीं हुए, नहीं तो आपको
देव बड़े की बिहारी, बिहारी बड़े की देव, इसके लिए आपको अनेक पुस्तकें मिल जाती हैं। अभी भी 4-5 पुस्तकें हैं। अब तुलनात्मक समालोचना की बात लीजिए। उसकी ओर लोगों का कुछ आकर्षण देखते ही बहुतों ने तुलना को ही समालोचना का चरम लक्ष्य समझ लिया और पत्रिकाओं में तथा इधर उधर भी लगे भिन्न भिन्न कवियों के पद्यों को लेकर मिलान करने। यहाँ तक कि जिन 2 पद्यों में वास्तव में कोई भाव साम्य नहीं, उनमें वाद रायण संबंध स्थापित करके लोग इस तुलनात्मक समालोचना के मैदान में उतरने का शौक जाहिर करने लगे। इसका असर कुछ समालोचकों पर भी पड़ा कि पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने जो मतिराम ग्रंथावली निकाली, उसकी भूमिका का आवश्यकता से अधिक अंश उन्होंने इस तुलनात्मक आलोचना को ही अर्पित कर दिया और बातों के लिए बहुत कम जगह रखी। द्वितीय उत्थान के भीतर समालोचना की यद्यपि बहुत कुछ उन्नति हुई, पर इसका स्वरूप प्राय रूढ़िगत कन्वेंशनल ही रहा। कवियों की विशेषताओं का अन्वेषण और उनकी अंतः प्रकृति की छानबीन करने वाली उच्च कोटि की समालोचना का प्रारंभ द्वितीय उत्थान में हुआ। तो आपको यह भी याद रखना है कि समालोचना आधुनिक काल के प्रथम उत्थान में तो द्वितीय उत्थान में तो आ गई थी, पर उसका जो विस्तृत रूप हुआ, जो उसकी समालोचना की जो कोटि उच्च हुई, वो तृतीय उत्थान में जाकर हुई। तो इस प्रकार से यह हमारा प्रकरण 4 यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह प्रकरण पढ़ने में, समझने में अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आगे हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।